जेनेटिक स्टडीज दर्शाती हैं कि लोग 144 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। उचित आहार, व्यायाम और परजीवी जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। पुरातत्व खुदाई के दौरान पृथ्वी की एक प्राचीन परत में एक परजीवी जीव पाया जाता है जो अपने मेजबान होस्ट के बुढ़ापे की प्रक्रिया को रोक सकता है। डॉक्टर हाइबारा इस प्राचीन जीव पर आगे शोध करते हैं। उनसे डॉक्टर फुताबा, जो बड़े होमनस अनुसंधान प्रयोगशाला के मालिक हैं, संपर्क करते हैं। वह ये देखने के लिए जीवित मनुष्यों पर प्रयोग करने का सुझाव देते हैं कि परजीवी परीक्षण विषयों में कैसे जड़ जमाएगा। मिस्टर फुताबा डॉक्टर हाइबारा को स्पष्ट करते हैं कि वो इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकते। कुछ समय बीत जाता है और कहानी हमें होमनस प्रयोगशाला में स्थापित एक बोर्डिंग स्कूल तक ले जाती है। ये स्कूल जापान के सबसे बुद्धिमान बच्चों को लाता है जिनका IQ 150 अंक तक पहुंचता है। कक्षा के बाद सहेलियां हिकारी और यूरी बिस्तर लगाती हैं और अपने भविष्य पर चर्चा करती हैं। यूरी अपनी दोस्त से पूछती है कि वो अपने जीनोम को बदलने के लिए किसका DNA लेना चाहती है। लड़की खुद स्वीकार करती है कि वह स्कूल की सबसे सुंदर और स्मार्ट छात्रा माकी से DNA लेना चाहती है। दूसरी ओर हिकारी अपनी दोस्त की इच्छा को साझा नहीं करती है और अपना DNA नहीं बदलना चाहती है। बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल के छात्रों को उनकी नियति के बारे में बताया जाता है। सोमा नामक परजीवी जीव की खोज को 30 साल से अधिक हो चुके हैं। मनुष्यों पर किए गए अध्ययनों के कारण ये पाया गया कि ये प्राचीन जीव मेजबान के माइटोकॉन्ड्रिया को प्रभावित करता है और महत्वपूर्ण कोशिकाओं के गुणों को बदल देता है। परजीवी बुढ़ापा रोक सकता है और मेजबान के जीवन काल को 144 वर्ष तक बढ़ा सकता है। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों ने सोमा का क्लोन बनाया। ये प्राचीन परजीवी केवल जापान के चुनिंदा नागरिकों में ही प्रत्यारोपित करने का निर्णय लिया गया था। ऐसे लोग जो उत्कृष्ट शारीरिक आकार में हों और उच्च IQ वाले हों। होमनस बोर्डिंग स्कूल के छात्रों को बचपन में ही उनके माता पिता से अलग कर दिया गया था और उनके शरीर में सोमा प्रत्यारोपित कर दिया गया था। तब से उन्हें इस तथ्य के लिए तैयार किया गया है कि उन्हें अपने 144 साल का जीवन अपने देश की सेवा में लगाना होगा। हिकारी फोस्टर बच्चों में अकेली है जो अपनी नियति से असहमत है। यूरी के साथ बातचीत में लड़की अपने पिता की होमनस की दीवारों के परे की दुनिया की कहानियों को याद करती है। वहां लोग यह चुन सकते हैं कि किससे प्यार करना है और क्या करना है। हिकारी सुझाव देती है कि यूरी सोमा के खिलाफ एक गठबंधन बनाए और उसकी दोस्त एक आजाद जीवन की कहानियों से मोहित होकर सहमत हो जाती है। रात में यूरी माकी को एक प्रेम पत्र देने के लिए लड़कों के कमरे में चुपके से घुसने की कोशिश करती है। छात्रावास में अलार्म बज जाता है और लड़की को बोर्डिंग स्कूल के सुरक्षाकर्मी पकड़ कर ले जाते हैं और उसका पत्र शिक्षक के हाथ में पड़ जाता है। अगले दिन यूरी कक्षा में अनुपस्थित रहती है। शिक्षक छात्रों को बताता है कि यूरी ने जो किया वो बेवकूफी थी और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के बाद माकी अनुमोदन पूर्वक खिलखिलाता है। हिकारी इस बात से नाराज है कि लड़का अपनी प्रेमिका की भावनाओं का मजाक उड़ा रहा है जो उससे प्यार करती है। वह माकी पर क्रोधित होती है लेकिन उसका शिक्षक उसके क्रोध को रोक देता है। कक्षा के बाद हिकारी अस्पताल के कमरे में अपनी दोस्त से मिलने आती है। यूरी उसे बताती है कि उसे हर दिन अपने कार्यों के लिए पछतावा व्यक्त करने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे कई गोलियां लेनी पड़ती हैं। लड़की सोचती है कि क्या हुई घटना के बाद माकी उससे नफरत करता है। अपनी दोस्त को ठेस पहुंचाने से बचने के लिए हिकारी को झूठ बोलना पड़ता है कि लड़का उसकी चिंता कर रहा है। यूरी अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या वो सोमा के खिलाफ गठबंधन बनाने के बारे में पुनर्विचार कर रही है। लड़की हिकारी के सामने कबूल करती है कि उसे नहीं लगता कि वो अपना जीवन जी रही है। हिकारी अपनी दोस्त को गले लगाती है और कहती है कि उसे विश्वास है कि वे बाहर निकल सकती हैं। कुछ दिनों बाद यूरी अपनी पढ़ाई पर लौट आती है। एक खुश हिकारी अपनी दोस्त का अभिवादन करने के लिए दौड़ती है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती है। वह अन्य छात्रों के साथ भावहीन अभिव्यक्ति के साथ भोजन के लिए लाइन में खड़ी होती है। हिकारी अपनी दोस्त तक पहुंचने की कोशिश करती है और उनके गठबंधन के बारे में पूछती है। यूरी ढोंग करती है कि वो नहीं समझती कि लड़की किस बारे में बात कर रही है और लाइन में आगे बढ़ जाती है। हिकारी को एहसास होता है कि उसकी दोस्त का ब्रेन वॉश कर दिया गया है और अब वो होमनस नियंत्रण के खिलाफ अपनी लड़ाई में अकेली है। लड़की कुछ बिस्तर चुराती है और कपड़े के टुकड़ों से एक रस्सी बांधती है। वो रस्सी का एक टुकड़ा पाइप से और दूसरा अपनी पीठ पर लगे सोमा परजीवी से बांधती है। हिकारी कुर्सी से कूद जाती है और दर्द में चीखते हुए परजीवी को खुद से फाड़ने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करती है। मिस्टर फुताबा फिर से डॉक्टर हाइबारा से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि हिकारी के साथ क्या हुआ। जीवित मनुष्यों पर 30 वर्षों के प्रयोगों में पहली बार मेजबान ने अपने शरीर पर लगे प्राचीन परजीवी से छुटकारा पाने का फैसला किया है। यह घटना होमनस को परेशान करती है, इसलिए वह व्यक्ति डॉक्टर हाइबारा से लड़की को प्रभावित करने और जल्द से जल्द सोमा के बारे में उसका मन बदलने के लिए कहता है। इस बीच हिकारी को एक अस्पताल के कमरे में भेजा जाता है जहां उसे दवा लेने के लिए मजबूर किया जाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि दवा ने यूरी के दिमाग को कैसे प्रभावित किया है, लड़की केवल गोली निगलने का नाटक करती है। हिकारी डॉक्टर हाइबारा के साथ अपनी पहली मुलाकात के लिए पहुंचती है। वो व्यक्ति लड़की को पसंद करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसके दिमाग को ठीक करने में मदद करेगा। हिकारी चारों ओर देखती है और देखती है कि उसका शिक्षक और डॉक्टर फुताबा उन्हें गहनता से देख रहे हैं। लड़की बात करने से मना कर देती है और हाइबारा सुझाव देते हैं कि वे इसे किसी और समय जारी रखें। डॉक्टर होमनस के मालिक से लड़की के कमरे में अकेले हिकारी के साथ एक सत्र रखने के लिए कहते हैं ताकि लड़की आराम कर सके और खुल सके। फुताबा को केवल एक ही बात की परवाह है कि हिकारी फिर से सोमा लेने के लिए सहमत हो जाए, इसलिए वो व्यक्ति रियायतें देता है और डॉक्टर को लड़की से अकेले बात करने की अनुमति देता है। डॉक्टर हाइबारा फिर से हिकारी से बात करने की कोशिश करते हैं और इस बार लड़की उन्हें जवाब देती है। वो व्यक्ति छात्रा को आश्वासन देता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और अपनी दोस्त के पास लौट आएगी। हिकारी डॉक्टर को बताती है कि उसके अब कोई दोस्त नहीं बचे हैं। फिर वो व्यक्ति लड़की से पूछता है कि उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसे क्या करने की जरूरत है। हिकारी कबूल करती है कि वो होमनस के बाहर की दुनिया देखना चाहती है। मिस्टर फुताबा एक वीडियो कैमरे पर उनकी बातचीत देख रहे थे। वो डॉक्टर हाइबारा को लड़की को बोर्डिंग स्कूल के बाहर ले जाने की अनुमति देते हैं। टहलने के बाद डॉक्टर लड़की को अपने घर ले जाते हैं।
वह उस व्यक्ति से एक कहानी पढ़ने के लिए कहती है जो उसके पिता उसे बचपन में सोने से पहले सुनाया करते थे। कहानी सुनते हुए लड़की डॉक्टर के कंधे पर शांति से सो जाती है। लड़की को कंबल से ढकने के बाद वो व्यक्ति जल्दी से अपने यात्रा बैग में डिब्बाबंद भोजन और पानी की बोतलें जमा करना शुरू कर देता है। मिस्टर फुताबा द्वारा उसके घर पर अचानक आगमन से उसका सामान पैक करना बाधित हो जाता है। वो डॉक्टर को बताता है कि उसने व्यक्तिगत रूप से हिकारी के लिए आने का फैसला किया है और ये सुनिश्चित करेगा कि उसे कुछ न हो। मिस्टर फुताबा सोचते हैं कि हिकारी शोध के लिए एकदम सही नमूना है, इसलिए वो सोमा को सीधे लड़की के रीढ़ की हड्डी में प्रत्यारोपित करने की योजना बनाता है ताकि भविष्य में वो खुद से परजीवी को काट न सके। हक्का बक्का डॉक्टर हाइबारा अपने वरिष्ठ से पूछते हैं कि वो परजीवी कब प्रत्यारोपित करने की योजना बना रहा है, लेकिन मिस्टर फुताबा उन्हें रूखेपन से बीच में टोक देते हैं। वो डॉक्टर को याद दिलाता है कि उसे हिकारी को सोमा के पूरे लाभों का एहसास कराना चाहिए और उस व्यक्ति को अपना काम करने की सलाह देता है। पुरुषों के चीखने से हिकारी जाग जाती है। वो डर में डॉक्टरों को देखती है और महसूस करती है कि वो अपने क्रूर भाग्य से नहीं बच सकती। अगले दिन हिकारी अपने कमरे में परजीवी प्रत्यारोपित करने की सर्जरी का इंतजार कर रही है। मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपाकर डॉक्टर हाइबारा उसके पास आते हैं। वह लड़की को बताता है कि बाहर की बड़ी दुनिया एक अतैयार व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन यह भी गलत होगा कि उसके अलावा कोई और उसके जीवन को नियंत्रित करे। डॉक्टर अपना अस्पताल का गाउन हटा देते हैं और हिकारी देखती है कि उनमें भी एक सोमा प्रत्यारोपित है। वो व्यक्ति कहता है कि वो नहीं चाहता कि लड़की उसकी तरह पीड़ित हो। डॉक्टर लड़की को एक गंदी कपड़े धोने वाली गाड़ी में छिपा देते हैं और उसे चुपके से बोर्डिंग स्कूल से बाहर निकाल ले जाते हैं। वहां हिकारी का हाइबारा के दोस्तों द्वारा इंतजार किया जाता है और वे लड़की को होमनेस से दूर ले जाते हैं। फिल्म के अंत में हमें हिकारी की यादें दिखाई जाती हैं जब उसे डॉक्टर हाइबारा के साथ बोर्डिंग स्कूल के बाहर जाने की अनुमति दी गई थी। वे एक मनोरंजन पार्क में गए जहां उन्होंने चक्रदोल पर सवारी की और मजे किए। फिर हिकारी ने डॉक्टर के सामने कबूल किया कि उसने आखिरकार उस आज़ादी को महसूस किया जिसके बारे में उसके पिता ने उसे बचपन में बताया था। ये यादें थीं जिन्होंने हिकारी को उस बोर्डिंग स्कूल से भागने का फैसला करने में मदद की जिससे वो नफरत करती थी, ताकि वो फिर से आज़ादी का अनुभव कर सके। और इसी सैर ने डॉक्टर हैबार को होमनेस के खिलाफ जाने और लड़की को बुरी निगम के चंगुल से आज़ाद कराने में मदद करने के लिए प्रेरित किया। हमें उम्मीद है माइकी इंडस्ट्री की ये फिल्म एक्सप्लेनेशन आपको बेहद ज़बरदस्त लगी होगी। अगर हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली धांसू वीडियो मिस न करने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द।